बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लासरा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हक और सच की एक और फतह। पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी और रूट्स मिलेनियम के दरमियान अरबों रुपए के प्लॉट की डर्टी डील आखिरकार सेनेट की काबीना कमेटी में बुरे तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। ये स्कैंडल मुकाबिल ने ही 18 माह पहले ब्रेक किया था, जो कि कई सनसनीखेज मराहिल से गुजरा, जिसे आखिरकार सेनेटर्स की जानिब से उठाकर बाहर फेंक दिया गया। सवाल यहां पर यह है कि दफ्तर खारजा के जो अफसरान इस डर्टी डील में शामिल थे, क्या उनके अगेंस्ट भी कोई कार्रवाई होगी? दरअसल कमेटी के चेयरमैन तला महमूद की जानिब से भी अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात का कमेटी में जवाब दिया गया। उसकी भी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के जब हम दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो कुछ बात करेंगे JIT से मुतालिक, जिसकी पहली रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने तो तसल्ली बख्श करार दे दिया, लेकिन जेरे तफ्तीश खानदान तशवीश का शिकार हो गया। हुक्मरान शरीफ खानदान की तरफ से JIT पर तहफ्फुज़ात ने कई सवालात को जन्म दे दिया है। बात करेंगे शरीफ खानदान की उस परेशानी की कि आखिर इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं। दूसरी जानिब इमरान खान की ऑफशोर कंपनियों के केस में नून लीग के दावे और इल्जामात किस हद तक दुरुस्त हैं, इसकी भी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। जब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो कुछ लाहौर शहर की बात करेंगे, जिसकी सकाफत का मरकज लक्ष्मी चौक खंडर बन चुका है। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के बायस की जाने वाली तोड़ फोड़ ने शहर बागात को शहर खंडरात बना दिया। टाउन और अर्बन प्लानिंग के बगैर ही लाहौर शहर में सड़कों और पुलों की तामीर के नाम पर शहर का हुलिया बिगाड़ दिया गया है। आमिर मतीन साहब और रऊफ क्लासा साहब, जिन्होंने हालिया ही लाहौर में एक विजिट किया है, उस विजिट की डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। क्लासा साहब, सबसे पहले यकीनी तौर पर क्रेडिट आपको, आमिर मतीन साहब को, हमारी पूरी टीम को जाता है। आपको मुबारक जाती है कि ये सबसे पहले इन्होंने डॉक्यूमेंट्स निकाल के लाए थे, और ताकि मैं शामिल बाजा था इनके, मगर ये डॉक्यूमेंट्स ये ला के लाए थे एंड ही स्टैंड्स विंडिकेटेड। इनकी वजह से वी आल्सो स्टैंड। 18 माह गुजरे क्लासा साहब, लेकिन बिल आखिर ये डर्टी डील एक्सपोज हो गए। वो कहते हैं ना, इट्स ए टीम वर्क। वो डाकू चोर भी जब बहुत बड़ा बैंक लूट रहे ना, तो उसके बाद आपस में पैसे जब बांट रहे होते हैं ना, तो एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि इट्स ए टीम वर्क। तो सेम गोज फॉर मेरा दिस शो और एनी शो कि ये बेसिकली इट्स ए टीम वर्क। वो सबका होता है। इमरान मगराना हमारे रिपोर्टर हैं जो सारी वो बड़ी वहाँ से खबरें निकाल के ले आते हैं। 18 महीने इमरान ने बड़ा इसको फॉलो किया है, मैंने खुद बड़ा फॉलो किया है। लेकिन मेरा ख्याल क्रेडिट देना चाहिए। हम तो, हमारा तो काम है कि हमें तो ये करना चाहिए, और क्या करने इस पे करेंगे। क्रेडिट ये सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन कैबिनेट है, उनको मेम्बरान को जाना चाहिए। दे डिज़र्व दिस क्रेडिट। उनके इवन मैं कहूँगा चेयरमैन तला महमूद साहब, हम उन पर बड़े क्रिटिकल भी रहे हैं बहुत सारे इश्यूज़ पे। कुछ ज़ाती तौर पे नहीं थे, साफ ज़ाहिर इशू था। 18 महीने तक स्टक अप रहा कमेटी में। सो हम तला महमूद साहब को भी इसका क्रेडिट देना चाहेंगे। कम अज़ कम उन्होंने जो अच्छा काम किया जो किसी और ने नहीं किया। मैं तो तला महमूद साहब का आपको पता है, मेरी उनके साथ लगी रहती है, भेड़ लड़ाई हमारी चलती रहती है। इसके बावजूद उन्होंने इसका नोटिस लिया, उन्होंने इसको टेकअप किया, जबकि इसमें बिग गन्स इन्वॉल्व थे। कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी ने इस पर एक्शन नहीं दिया। अब देख रहे इदारे कैसे हमारे यहाँ ये टूथलेस हो चुके हैं, जिस पे मैं इनको तला महमूद और उनके मेम्बरान जो हैं, कमल अली आगा साहब हूँ, यूसुफ बदीनी साहब हूँ, उसमें कलसूम परवीन साहबा हूँ, उसमें एक बंगे साहब हैं, बंगे साहब हूँ, इवन चेयरमैन साहब हूँ। इन लोगों ने बड़ा एक अपना रोल अदा किया, और इन पर बड़ा प्रेशर था। ये भी बता दूँ मैं, अगर हमारे ऊपर प्रेशर था, मैं अब वो बताना नहीं चाह रहा, अच्छा नहीं लगता अपने मुंह मियाँ मिठू बन के, कि मुझे कहाँ से कॉल करके दबाव डलवाने की कोशिश की गई कि शायद हम फॉरेन ऑफिस की ये डल्टी डील एक्सपोज करके दुश्मनों के हाथों में खेल रहे हैं। यहाँ तक मुझे मैसेज कन्वे करवाए गए। इसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज को इन्वॉल्व कराया फॉरेन ऑफिस के बाबूज ने। ये ज़रा मैं इसलिए लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ें जब आती हैं सामने, और डल्टी हमारी इलीट जब एक्सपोज होती है, ये कैसे डल्टी यहाँ टैक्टिस करते हैं। इवन और छोड़ें, मुझे एक दिन वहाँ पे NSA थे हमारे, अभी भी हैं, कौमी सलामती के एडवाइज़र साहब नासिर जंजुआ साहब, उन्होंने मुझे 1 घंटा इस पर लेक्चर पे लाने की कोशिश की कि जनाब ये देखें, वो सेक्रेटरी खारजा साहब बड़े अपसेट हैं, वो बड़े परेशान हैं। तो मैं सेक्रेटरी खारजा साहब ने पूछा है, आप जिनके बारे में बात कर रहे हैं, उनकी बेगम तो जाके मैं कि अगर वहाँ पे MQM चंदा ले तो आप MQM को तो टांग देते हैं जी, इसने रात से पैसे लिए। ये सेक्रेटरी खारजा की जो बेगम साहबा है, मैं कि नाजिया साहबा, उसके एजाज चौधरी की, ये तो मैं कि बाकी छोड़े पूरे यहाँ हिंद सिंध से पैसे इकट्ठे करके आए हैं, डिप्लोमेटिक एनक्लेव से, इंडियन एम्बेसी से भी पैसे लेके आए हैं,
उस पे NSA साहब चुप करके, मैं तो कहते और सुना है, मैं नहीं और नहीं सुना है, पहले जरा आप इसी टॉपिक पे रहें जिस पे आप जिन लोगों को आप सिफारिशें कर रहे हैं या मुझे आप बता रहे हैं कि ये कितना बड़ा नोबल काम कर रहे हैं। हमें इंटेलिजेंस एजेंसी से धमकियाँ, हमारे टेलीफोन टैपिंग, हमें फॉलो करना, हमें चेज करना कि इनको किसी तरीके से डिस्करेज किया जाए। अगर ये इतनी जुरत, मैं जरा आपको फैसल मुश्ताक की, वो रूट्स मिलेनियम के उस मालिक की आपको बता रहा हूँ, या फॉरेन ऑफिस की ताकत बता रहा हूँ कि इन्होंने बैठ के 3 लाख रुपए का डोनेशन लेके, उसने इनको 3 लाख रुपए का डोनेशन दिया, ये मसूफ ये फैसल मुश्ताक ने, उसके बदले उसमें उनसे अरबों रुपए की डील ली, प्लाट की डील ली। और ये प्लाट 10 कनाल का कमर्शियल प्लाट, ये H8 में है, कमर्शियल प्लाट है। ये स्कूलों के लिए ज़मीन थी या उसके लिए जो इस्लामाबाद में रहते उन्हें पता होगा कि ये कि 10 कनाल का कमर्शियल प्लाट की क्या वैल्यू थी। मसूफ जो है 3 लाख रुपए में ले उड़े। और फिर फॉरेन ऑफिस हमारे खिलाफ वहाँ भी किया था, अल्लाह के फजल से इन्होंने और भी फोरम पे कुछ जाके शिकायतें की, हमारी पैमरा में गए, वहाँ पे जब हमने फैक्ट सामने रखे उसके बाद खुद भाग के अगली उस पेशी पे नफीस ज़करिया साहब नहीं के, उन्होंने इधर उधर से सिफारिशें थे, कुछ टेलीफोन थे, वो काम कराने शुरू कर दिए थे। सो कहने का मतलब ये कि अगर हमारे ऊपर ये दबाव आ रहा था तो मेम्बरान पे नहीं आ रहा था। वो पॉलिटिकल लोग हैं, साफ ज़ाहिर है उनके लिंक्स हैं। और मैं ये भी कहने को तैयार हूँ, जो हमारे कुछ हम उनकी बातें करते होते हैं, इवन चौधरी शुजात हुसैन साहब को भी अप्रोच किया गया था इसमें कि जनाब आप मेहरबानी फरमाएं, जो आपके 1-2 सेनेटर्स बैठे हैं उनको रोकें। सो तला महमूद साहब पे भी प्रेशर थे, उनके मेम्बरान पे भी प्रेशर थे। 18 महीने इसलिए वहाँ पे स्टकअप रहा है, वहाँ पे रुका रहा है। नैब चुप, गूंगा, FIA चुप। आपको बता दूं, इवन मादरत के साथ, बड़ी इसके साथ अदालतें तक ने किसी ने इस पर सुआ मोटो नहीं लिया कि कैसे आप बैठ के एक अरबों रुपए का प्लाट जो है एक NGO को आप दे सकते हैं और NGO आगे 3 लाख रुपए की डील करके उनसे डोनेशन लेके वो जा सकती है। और वो 3 लाख रुपया वो तारिक फातमी साहबा की मिसेज की NGO उसको दे दिया गया। मतलब सारा ये एक अजीब व गरीब किस्म का यहाँ पे हमने काम देखा है इस स्कैंडल को एक्सपोज और फॉलो अप हमने इसका करते हुए कि सारी बेगमा चंदा इकट्ठी कर रही हैं और चंदा इकट्ठा करके तारिक फातमी साहब, क्योंकि वो एडवाइजर थे इसके वजीर आजम के, उनकी बेगम साहबा की है, उनकी NGO है, जहरा साहबा की MNA भी हैं, उनको दे रहे थे। मान लेते हैं वो बड़ा नेक काम कर रहे होंगे, उनको $17,000 वैसे उन्होंने भी दिए थे जापानियों ने कि आप ले लें जी, क्योंकि एडवाइजर साहब की आपको बेगम साहब हैं, आप मान लेते हैं जी वो नेक कामों में लगा रही हूँ, अच्छे काम कर रही हूँ, लेकिन कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नाम की चीज़ इस मुल्क में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। सो मैं ये कहता हूँ कि इतनी सारी अगर एफर्ट्स के बाद 18 महीने के बाद एटलीस्ट चलो कमेटी ने कोई एक फैसला किया, जब कौमी असम्बली में नहीं किया, PSC को जरूरत नहीं हुई, नैब, FIA, आपकी अदालत, इवन मैं कहता हूँ मीडिया, इन्होंने मीडिया पे ये स्कैंडल एज ए फॉलो अप के तौर पर भी कमेटी से रिपोर्ट नहीं होने दिया। ये इतने ताकतवर लोग बैठे थे फॉरेन ऑफिस में, या उसका जो क्लाउड है फैसल मुश्ताक का, क्योंकि वो बेसिकली सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी में फैसल मुश्ताक के जो रूट्स मिलेनियम के बेपनाह क्लाउड है। अब तो सुना बैरेटॉन कराची में भी उन्होंने मलिक रियाज साहब के साथ मिलकर वहाँ पर भी खोल रहा है, यहाँ से माल बनाओ 3 लाख रुपए में आप वो लो, वो डल्टी डील। ये देखें, ये सारी की सारी ये फाइलें हैं, अगर हमारे कैमरा ये बंडल अगर इस पे जरा फोकस करके जरा दिखाएं, ये सारे फॉरेन ऑफिस के ये करतूत हैं सर, ये इसमें हैं सारे, इसमें CDA के करतूत हैं, इसमें आपकी ये रूट्स मिलेनियम साहब के मुश्ताक साहब जो हैं वो किस तरीके से उन्होंने इनके साथ बैठ के डील्स की, क्या क्या इन्होंने डल्टी डील्स हैं, ये सारे ये आपको 15-20 जो फाइलें मिल रही हैं आमिर साहब, ये पिछले 18 महीनों में हमने इकट्ठी की हैं, हमने फॉलो किया स्कैंडल। अगेन हम उनको क्रेडिट देना चाहते हैं, लेकिन आमिर साहब से जरा व्यू ले लें, ये CDA वाले हूं ना, या ये इस पे ये बाज नहीं आते। मैं अगला आपको तरीका इनका बताऊंगा कि कमेटी को ये कहते हैं कि जनाब कि ये प्लाट जो है, आज उन्होंने कहा जैसे तला महमूद साहब ने दीगर ने कि इसको कैंसिल करें, आप दे नहीं सकते थे। उन्होंने जनाब ये तो वजीर आजम कर सकते हैं क्योंकि वजीर आजम ने प्लाट अलाट किया था। ये CDA चेयरमैन सर आप ये फरमा रहे हैं, मतलब CDA के जो जकूटा जिन है, जरा उनकी कहानी भी मैं जरा आपको बताऊंगा कि ये लोग इतनी आसानी से इस मुल्क में चीज़ें बदलने वाली नहीं है। इलीट जो है, जिसको मैं डल्टी इलीट कहूँगा, दे कवर अप, एक दूसरे को कवर करते हैं, एक लूटता है उसके साथ 10 मिल जाते हैं। जब मुझे टेलीफोन कॉल है किसी सीक्रेट एजेंसी से, मैंने उसको कहा मैं कि आप लोग कोई दौर होता था, मैं कि इनके पीछे जाते होते थे, इनको फॉलो करते थे कि ये मुल्क को नुकसान दे रहे हैं, जिनको हम एक्सपोज कर रहे हैं। ये मैं नया सीक्रेट एजेंसीज में एक मैं ट्रेंड देख रहा हूं, जो जितना करप्ट है, जिसको हम जितना एक्सपोज करते हैं, आप लोग उसके सिफारशी बन के आना शुरू हो गए। सिफारशी बनते हैं आप। ये मैं आपको बता रहा हूं, दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। आई हैड टू अगेन उनको मुझे कन्फ्रंट करना पड़ गया है। बहरहाल इवन देन एक छोटी सी अचीवमेंट है, एक इतनी बड़ी नहीं है, इसको रोक लेंगे, वज़ीर आज़म ऑफिस रोके, क्योंकि इसमें बड़े इसमें लोग बिग गन्स इसमें इन्वॉल्व हैं। आपने खुद ही तो कहा क्लास, ये डर्टी डील है,
इस डर्टी डील भी है और ये डर्टी इलीट भी है। बिल्कुल ठीक है, डील नहीं, ये हमारी इलीट भी डर्टी है, इस तरह के काम करती है और एक दूसरे को कवर अप भी करते हैं। ठीक है आमिर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी लेकिन मुझे अभी ब्रेक पे जाना पड़ गया। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि दफ्तर खारजा के जो अफसरान इस तमाम तर स्कैंडल में मुलव्विस हैं, क्या उनके अगेंस्ट भी कोई कार्रवाई होगी या फिर नहीं। ब्रेक लेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब, यकीनी तौर पर 18 माह लगे इस डर्टी डील और डर्टी एलीट को एक्सपोज होने में, लेकिन जो दफ्तर खारजा के अफसरान इसमें मुलव्विस पाए गए, क्या उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई होगी? ये तो भी देखेंगे, मगर ये बहुत बड़ी विंडिकेशन है कि हमारे जो व्यूज़ रहे हैं और हमने 1.5 साल इसको फॉलो किया है कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान की इस कमेटी ने हमारे उन व्यूज़ को इंडोर्स किया है। पहली बात तो ये है कि हमारा तो इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था। हमने ये कभी भी नहीं कहा कि ये इनका कैंसिल करके हमारे किसी रिश्तेदार को दे दें या फलाने को दे दें या यूं दे दें। हम तो सिर्फ एक पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर एक चीज़ गलत हो रही है, वो प्लॉट इस चीज़ के लिए नहीं था जिसके लिए दिया गया, तो वो था। जबकि जिनको ये दिया गया वहाँ पे राहिला मक्सी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था कि वो सेनेटर भी हैं और जिनको दिया गया उनकी सास भी थी और इस कमेटी की मेंबर भी थी। उनका डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था जिसकी वजह से वो इन्फ्लुएंस भी करती रही। आज कमेटी में भी डिस्कस हुआ कि फ़ोन भी आए, वो अपने सेनेटर कोलीग्स को भी जाके मिलती रही, सारे इन्फ्लुएंस यूज़ किए इन्होंने जो मेंशन किए हैं। दूसरा, मेरी ये ज़रूर फॉरेन ऑफिस के उन अफसरान से या उन बेगमात से जो ये गिला करती थी कि जनाब ये हम शायद इसके पीछे कोई गैर ज़रूरी तौर पे पड़ गए हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको ये लालच दिया है कि आपके जब बच्चे यहाँ पे हुआ करेंगे पोस्टिंग जो हैं, तो उस वक्त जो है ना आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। उसकी वजह से एक डर्टी डील थी, एक डर्टी डील थी कि एक पार्टी बिलियंस ऑफ रुपीज़ एक पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट बना जाए। ये कोई तरीका नहीं है। फॉरेन ऑफिस माशाल्लाह ऑलरेडी एक हमारी पैम्पर्ड किस्म की एलिटिस्ट एक काडर है, वो उनको काफ़ी मैं समझता हूँ, बल्कि जितनी उनको हम टैक्स पेयर्स के पैसों से जितनी रिसोर्सेज देते हैं उसमें उसके बावजूद बतदरीज डिटेरियोरेशन हो रही है। उसमें फोकस मैं थोड़ा सा फिगर बता दूँ, 5 सालों में 55 अरब रुपया फॉरेन ऑफिस ने खर्च किया। चैरिटी बड़ी अच्छी चीज़ होती है, मगर वो जो मकूला है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, अगर आप अपनी तनख्वाहों से काट के वहाँ पे दें तो हम बड़े खुश होंगे कि वाकई ये चैरिटी नहीं है कि आप सारी गवर्नमेंट से और चीज़ें अपने लिए फ़ायदा लें, ये चैरिटी नहीं होती है। तो उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि उनके उस पर हमारा ये उम्मीद थी कि बजाय इस पे कि वो हमें ये समझें कि हम कुछ गलत बात कर रहे हैं, उन पे प्रेशर डालना चाहिए था कि उन चंद सीनियर अफसरान के फैसलों की वजह से और उनकी बेगमात की वजह से सारे काडर्स को जो है ये एक बदनामी आई, जिसके लिए हम भी है, हमारा भी मकसद सारे काडर्स को ये नहीं करना था, मगर हमारी ये ज़रूर उम्मीद थी उनसे कि वो प्रेशर डालेंगे। हमारी कम्युनिटी के अंदर जो है खराबियाँ आती, तनकीद होती है और बहुत खराबियाँ हैं, मगर हमारे यहाँ बड़े छोटे एक प्रेशर आता है। हमारे जूनियर्स हमसे कहते हैं, हम अपने सीनियर से कहते हैं कि जनाब ये बात गलत है। इसी तरह एक खुद एहतसाबी होती है, इसी तरह ये निज़ाम चलता है। तो हमें बड़ी सेटिस्फेक्शन है कि वी स्टैंड विंडिकेटेड, इसलिए भी कि फैसल मुश्ताक साहब जो हैं उनका ये पैटर्न रहा है। F10 के अंदर भी उन्होंने प्लॉट लिया, वहाँ भी मुकदमा चल रहा है काफ़ी सालों से कि वहाँ भी जो है वो NGO एग्जिस्ट नहीं करती जिसके नाम पे वो NGO प्लॉट लिया गया। तो इनका एक पुराना तरीकाकार है, वो पोज ज़रूर ऐसे करते हैं कि वो एजुकेशन के बहुत बड़े आइकॉन है, मगर वो एक बिजनेसमैन है। और इस पर्टिकुलर डील में वो एक डर्टी डील थी, जिस तरह के F10 की भी अदालत के अंदर जो केस चल रहा है यही उन पर इल्जाम है कि वो भी डर्टी डील है। सही। तो इस तरह के बंदे के साथ पूरा ना फॉरेन ऑफिस जो है ना एक पूरा स्टैंड ले जाए और वो इस तरह की बात करें। चलिए अब भी गौर करना अब तो एक्सपोज हो गया। इसके साथ साथ क्लासेस साहब, चेयरमैन कमेटी सेनेटर तला महमूद साहब ने भी कहा कि मुझे तनकीद का निशाना बनाया गया, इल्जाम जो लगे उनका जवाब उन्होंने कमेटी में दिया है। तला साहब खुद ये बातें हमने भी अपने शोज में कई दफ़ा इस पर हमने पॉइंट आउट की हैं। जब 18 महीने, अब ये तो पॉजिटिव साइड हमने बताई, 18 महीने इसलिए ब्लॉक रहा है कि वहाँ पे फैसल मुश्ताक एंड कंपनी, रहीला मक्सी साहब फॉरेन ऑफिस अपना क्लाउड इस्तेमाल कर रहे थे, इनको फैसले नहीं करने दे पा रहे थे, जिस पे हम इन पे दबाव रख रहे थे कि मुझे बताएं
एक आपने प्लाट लिया 10 कनाल का वर्थ बिलियंस ऑफ रुपीज, उसको बैठ के एनालाइज करने में अगर हम एनालाइज कर सकते हैं उसको बैठ के इन फाइलों को पढ़ के लेमैन के तौर पर, तो कमेटी मेंबरान और चेयरमैन तला महमूद साहब तो बड़े माशाल्लाह समझदार लोग हैं। 18 महीने अगर आपने सिर्फ एक केस को पकड़ के बैठे रहना है, आप पे दबाव आ रहे हैं, वो आपके घर विजिट्स कर रहे हैं, आप मानते हैं कि आप पे दबाव थे, आपने खुद भी कहा हमारे ऊपर दबाव है, 2-4 दफा मीटिंग में इस तरह की गुफ्तगू भी हुई है, छोड़ो यार ये किस चक्कर में पड़ गए यार, ये प्लाट ही मिल गया है तो कौन सी क़यामत आ गई है यार, इस तरह की गुफ्तगू हुई है जिस पे हमने उन पे तनकीद की है। जो हमारा एक उसमें फेयर एक कमेंट बनता है कि जनाब कि अगर आप बैठ के इस तरह की डील्स को आप कहेंगे छोटी सी डील है, होता रहता है, पाकिस्तान है, तो उन पे तनकीद आनी थी और उनको भी फेयर एक उसमें लेनी चाहिए तनकीद। आज उन्होंने जो वादा किया था कि जनाब कि ये प्लाट गलत है, ये गलत अलाट हुआ है, मैं एक्शन लूंगा, 18 महीने बाद आज उन्होंने उसको किया, हमने उनकी तारीफ की है, अप्रिशिएट कर रहे हैं। हम तो ये नहीं कह रहे कि नहीं जनाब आपने ये काम करके गलत किया है। हाँ, ये मीडिया का काम है फॉलोअप करना, उनको उन पर दबाव रखना कि अन्य चीज़ों का फैसले करें, ये चीज़ आगे लेके चलें, ये मीडिया का भी रोल है जैसे सेनेटर्स का रोल है। आज उन्होंने वहाँ पे एक और भी बात की, तला महमूद साहब ने कमेटी में, हम उनका वर्जन फिर भी दे देते हैं, अगर 3 दफ़ा पहले भी आ चुका है, चौथी दफ़ा फिर देते हैं क्योंकि कमेटी में ऑफिशियली का है। वो वीडियो के हवाले से जो उन्होंने कहा जनाब कि मैं रमज़ान पैकेज जो है वो पैसे वहाँ पे वो बांट रहा था, रमज़ान पैकेज थे जी, कि पॉलिटिकल कोई उसके लिए माइलेज लेने की मैं कोशिश नहीं कर रहा था। तो उस पर हमने अगेन पहले भी कहा है उनका कि उनका वर्जन हम ऑलरेडी 3-4 दफ़ा दे चुके हैं, लेटर भी आया, वो भी उनका हमने दिया, सारी चीज़ें दिखाई हमने उनकी। सवाल वहीं पे आ जाता है कि उस दिन भी हमने कोई उन पर जजमेंट नहीं दी थी, 4 ऑप्शन दिए थे क्योंकि हमने मुसलसल इनसे रब्ता किया, वो रब्ता नहीं ना उसमें आ रहे थे। हमने ये कहा था 4 ऑप्शन, उन्होंने कहा जनाब के क्लियर किया नहीं जी रमज़ान पैकेज है। इवन देन मैं अभी भी ये फील करता हूँ कि इस तरीके से सियासतदान को गली मोहल्ले में खड़ा करके पैसे नहीं देने चाहिए। आप ना भी कर रहे हो ना, आप एक पॉलिटिशियन है, पॉलिटिकल मोटिव्स आ जाते हैं आपके, जब आप एक एज ए पॉलिटिशियन के तौर पर कैश बांटना शुरू करते हैं गली में खड़े होके, तो पॉलिटिकल मोटिव्स आपके ऑब्वियस आना शुरू हो जाते हैं। दूसरा उन्होंने कहा वहां पे कि जनाब ज़कात देने वाले वीडियो को जलसे की अदायगी बताया गया, खैर ज़कात देने का उनका अपना स्टाइल है, हम क्या कह सकते हैं, अगर इस तरीके की ज़कात देनी है कि बच्चे छोटे छोटे लाइनों में खड़े करो, कैमरा करो, फेयर ना। अभी क्लास साहब मुझे ब्रेक पे जाना होगा। क्लास साहब आज इट ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, आज उन्होंने कंक्लूड जिस कमेटी को उसको कराया, हम बुनियादी तौर पे उसको सराह रहे हैं। सही है, ठीक है, अभी के चलते हैं क्लास ब्रेक पे। छोटी सी रहती है वापस है ना, मैं छोटा सा एक और इसमें है, ठीक है बिल्कुल, अभी चले छोटी सी हम ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। इस पर कुछ मजीद क्लासेस साहब बात करना चाह रहे हैं, इसके साथ हम JIT के हवाले से भी बात करेंगे कि हुक्मरान शरीफ खानदान को आखिर इस पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और इमरान खान के जो ऑफशोर कंपनीज के केस के हवाले से नून लीग की जानिब से दावे भी किए जाते हैं, इल्ज़ामात भी लगाया जाता है, किस हद तक दुरुस्त है, इस पर बात करेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर इसी प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। JIT से मुतालिक तो हम बात करेंगे, लेकिन क्लासेस साहब ये जो चेयरमैन CDA अंसर शेख साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म का ये दिया हुआ प्लॉट था वही कैंसिल कर सकते हैं, इसमें वाकई कोई हकीकत है या कोई ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? मैं दाद देता हूँ शेख अंसर साहब, आखिर वो इस्लामाबाद के हकूक़ की लड़ाई लड़ने के लिए आ गए। अंसर साहब निकले हैं, बड़ा आज उन्होंने 10 बिलियन का प्लॉट है, बड़े निकलेंगे और भी। आज जो मसूफ ने वहाँ पे अपना ट्विस्ट किया है जी, वज़ीर आज़म के पास जाएंगे क्योंकि उन्होंने अलाट किया था और वज़ीर आज़म इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो मैं ज़रा शेख अंसर साहब वो क्योंकि खुद वो CDA के ठेकेदार रहे हैं और उन्होंने इन पे ये शरीफ फैमिली के माल भी उन्होंने तमीर करके दिए हैं मर्री में और उधर FL वगैरह में। सो उनसे ये कौन बेहतर जानता होगा कि CDA के रूल्स क्या कहते हैं। वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने अलाट किया था 1994-95 में कि वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए पफवा को किया था। वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने ये प्लाट फैसल मुश्ताक रूट्स मिलेनियम को नहीं किया था कि आप दोबारा जाएंगे जी रूट्स वाले ले गए आप इसको कैंसिल कर दें। ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं शेख अंसर साहब? वो ठीक है जिनको बनाना था उनको बना के वो CDA चेयरमैन तो लग गए हैं, तो लेकिन वो हमें ना ये बेवकूफ़ बने, हमें थोड़ी सी अगरचे ठेकेदार वो रहे हैं CDA के, लेकिन उनको रूल्स का उनको पता होना चाहिए कि एक्सीलेंसी कि ये प्लाट उस वज़ीर आज़म ने उनको पफवा को उन्होंने किया था, उन्होंने रूट्स मिलेनियम को नहीं किया था। फैसल मुश्ताक जो वो डाका मार के हजूर वो ये पतली गली से निकल के नंबर 1। दूसरा ग्रैंड हयात होटल का केस था आमिर साहब, तो CDA बोर्ड ने बैठ के उसकी अलाटमेंट कैंसिल कर दी। उसके लिए वज़ीर आज़म की अप्रूवल ली थी क्योंकि उसमें बड़े बड़े बिग गन्स कुछ मिनिस्टर्स के इंटरेस्ट इन्वॉल्व थे, वो फिर न परसू कर CDA बोर्ड ने अप्रूवल ली थी उनसे। सो इनसे पूछना ये है कि जनाब आप हमें बताएं, ऐसे इन्होंने आपको याद होगा F9 पार्क का ये केस आया था, सुओ मोटो था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया होगा कि जो चीज़ जिस काम के लिए है
उसका आप स्टेटस ही नहीं बदल सकते। ये वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए क्या उन्होंने उठ के उसको लीज कर दिया कि आप जाएं और उस पे ना 2 करोड़ रुपया आप हर महीने की एक्टिविटीज शुरू कर दें। अब ये सीडीए की ब्यूरोक्रेसी इस पे बैठेगी कि वजीर आजम ऑफिस नहीं इसको क्लियर कर ला, तो ये वहां से क्लियर नहीं हो रहा। नवाज शरीफ साहब ने इसकी डील कैंसिल नहीं करनी, क्योंकि इसमें अगेन बड़े बड़े बिग गन्स इन्वॉल्व हैं और जो इस डल्टी डील में शामिल थे, एक को आपने पाकिस्तान का एम्बेसडर बना दिया सर, वो यूएसए में जी एजाज चौधरी साहब, और उनकी बेगम साहिबा ने इस डील पे साइन किए थे, इस डल्टी डील पे, जिसमें मैं कहता रहता हूँ ये कभी केस नए एफआईए में खुला तो एजाज चौधरी साहब हूँ या इनकी मिसेज हूँ, इवन तारिक फातमी साहबा के मिसेज, वो भी पैटर्न इन चीफ थी इस एनजीओ के। सवाल होंगे सवाल, अगर इस मुल्क में इंसाफ होता आमिर साहब तो ये ट्रायल होता, सजाएं होती इन लोगों को। अब किसी को सजा नहीं दी जा रही, कोई इसमें रिकमेंडेशन नहीं है। दे शुड बी पुट ऑन ट्रायल। फॉरेन ऑफिस के बाबूज जो हैं और पूरा आईमन फैसल मुश्ताक वगैरह जो है कि हजूर आप आएँ और क्रिमिनल एक्टिविटीज फेस करें। बहरहाल उन्होंने अंसर साहब ने उनको एक आज सेनेटर्स को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है कि वजीर आज़म के पास जाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको कैंसिल करें। लेकिन हम क्लास हम नजर रखे हुए हैं, प्लॉट कैंसिल हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी हम नजर रखे हुए हैं कि फर्दर इसमें क्या पेशरफ्त होती है। आमिर साहब, जीआईटी के हवाले से हम बात करते हैं। जीआईटी की अभी पहली रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई है, लेकिन अगर हम शरीफ खानदान की बात करें तो वो बड़ा हमें बेचैनी का शिकार बड़ा नजर आ रहा है, परेशानी का। ये क्या वजूहत है? मीडिया में खबरें जब पहली दफ़ा आई कि नून लीग वालों को जीआईटी के 2 अफराद पे एतराज़ है, तो मैंने माना नहीं, क्योंकि मीडिया में चल रही है ज़राए के हवाले से। तो मैंने फिर वो इनकी जो ख़ास कोर टीम है उनके एक साहब को फ़ोन करके कंफर्म कर रही, उन्होंने कंफर्म भी किया और ये इंडिकेट भी कराया कि शायद आइंदा आने वाले दिनों में कि किन बातों पे एतराज़ात जो हैं वो पब्लिक भी लाएंगे। मुझे लग रहा है कि वो एक साहब का मुशर्रफ से ताल्लुक़ है या फ़लानी पार्टी के फलाने का रिश्तेदार था। पाकिस्तान में सारी रूलिंग रीड के सारे रिश्तेदारों का किसी ना किसी पार्टी से होता है, कोई निकलता ही नहीं है कि जिसका किसी का ए पोलिटिकल कोई चीज़ नहीं है, कोई बंदा नहीं है पाकिस्तान में। दूसरा एक और जो इसके से मिलती जुलती जो आई, जो तलाल चौधरी साहब ने जियो में ये कहा कि हमें बड़ी तशवीश है कि ये जो सवाल किए जा रहे हैं हमारे शाही ख़ानदान से, मतलब नवाज शरीफ साहब की फैमिली से, तो वो उनसे ये नहीं पूछ सकते कि जनाब वो बैंक बंद हो गए हैं तो 8 साल का वो लेके आए, तो वो कहाँ से लाएंगे जो है, जिससे कि ये इंडिकेट 2 चीज़ें आ रही हैं। पहली चीज़ तो ये इंडिकेट आ रही है कि इनके पास कहीं से इतलाएँ आ रही हैं कि समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग, नॉट देयर वे, कोई ख़राबी वहाँ हो रही है जिससे इनका मूड नज़र आ रहा है। क्योंकि हमारे लिए तो वो सील अगर आ भी जाए इतला तो हम तो अदालत बैठी हुई डरते हैं बात करते वक्त कि जनाब ये हमारा हक नहीं है। इनके पास कहीं से इतलात आ रही हैं कि इनको ये लग रहा है कि ये केस जिस तरह हम सोच रहे थे उस तरह नहीं जा रहा, और ये उस तरह जा रहा है जिस तरह हमने कल जिक्र किया था कि वो सिंपली इनसे पूछेंगे, बारे सबूत इनसे पूछेंगे कि जनाब आप हमें एक्सप्लेन करें कि इसकी मनी ट्रेल क्या है। तो ये उसी चीज़ को जो हम कह रहे थे, केस को ऐसे इन्वेस्टिगेट अब होना चाहिए, तो इससे लग रहा है कि ये है। दूसरा कि इनको वो आने वाले दिनों में इस पे रिएक्शन ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो तीसरा जो आप मुझे रिमाइंड करा रहे थे कि अगर ये एतराज़ है कि मुशर्रफ साहब के साथ किसी मेंबर का ताल्लुक है तो फिर तो आधी कैबिनेट जो है मुशर्रफ से ताल्लुक रही है। फाइनली जेआईटी जो है ये जनाब ये इसके मेंबरान जो है ये सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने बेंच ने किए हैं, ये हमने आपने किसी ने नहीं किया। हमारी तो जरूरत नहीं है कि इसको क्वेश्चन कर सकें, अगर आपकी जरूरत है तो फिर आप कर लें। सही तो मैं देखता हूँ वो जज साहब क्या करते हैं आपके साथ। सर ये चलिए आप ये तो देखना होगा, लेकिन क्लासेस साहब ऑफशोर कंपनी के मामले में इमरान खान जो अपनी मनी ट्रेल अदालत में पेश की है, क्या ये शरीफ खानदान के लिए कोई बड़ी मुसीबत ला सकती है? वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा जनरली हम थोड़ा सा देखते हैं इमरान खान के इस मसले को। जो मैं उसकी फवाद चौधरी साहब की सुन रहा था उसके पे उन्होंने कहा इमरान खान ने 1974 या पता नहीं 72 से अपना मनी ट्रेल दिया है इमरान, और इनका तो 80 से बनता है। दूसरी बात यह कि इमरान खान का इंडिविजुअल एक्ट गलत होगा, आप प्रोसिक्यूट करें, उससे इस रियासत को या इस रियासत के शहरियों को कोई बहुत बड़ा वो नहीं हुआ। अगर ये उसकी जमीमा खान की और इमरान खान की आपस में कोई चीज़ें थी तो ये उन दोनों के दरमियान हो सकता है कि उसमें कोई टैक्सेस का मसला हुआ हो, 10 लाख 20 लाख 15 इतना हो सकता है ना। वही मसला में दिखाया जा रहा है ना कि जनाब इन्होंने ये नहीं किया, सही नहीं किया। इमरान खान इस मुल्क का वज़ीर आज़म नहीं रहा एक्सीलेंसी, 3 दफ़ा भी नहीं रहा, 1 दफ़ा भी नहीं रहा।
वो 3-4 दफा वजीर आला भी नहीं रहा। इमरान खान 30 साल से इस मुल्क में हुकूमत भी नहीं कर रहा। लिहाजा लेकिन आप ऐसे पेश कर रहे हैं इस पूरे ये केस को कि शायद इस मुल्क पे जितना भी मुसीबतें आई हैं, पर्टिकुलरली ये बनी गाला के घर की वजह से आ गई हैं, ये जो फ्लैट बिका था और उसके पैसों का मैं नहीं पता, या जो फॉरेन फंडिंग आ रही है इमरान खान की पार्टी को वहाँ से हो रही है, मुझे ना एक तरह का रोना भी आता है, दुख भी होता है। अकबर चौधरी साहब हमारे दोस्त हैं वर्जीनिया के, उन्होंने जब 9/11 हुआ आमिर साहब, ओवरसीज पाकिस्तानी को दाद दें, ना तो हमारी लीड खुद पैसे देती है इन कामों के लिए, जो पैसा कमाते हैं बहर ये मनी लॉन्ड्रिंग करके अयान अली के जरिए ले जाएं, वो जो कुछ ये पनामा के जरिए पैसे यहाँ से ले जाए, रहमान मलिक की रिपोर्ट पढ़ जाएं, सारा पैसा निकाल के आप तो ले जाते हैं बहर, इस मुल्क के लिए कोई पैसा नहीं है आपके लिए। बिल्कुल सही। आपके चिल्ड्रन ऑफ लेसर गार्ड, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं जेब से पैसे निकाल, उनको क्या इससे कंसर्न हो सकते हैं? कमाते हैं और वो हलाल की इनकम कमाते हैं। हमारी तरह डाके, प्लॉट, स्कैंडल, कंट्रैक्ट और करप्शन के जरिए भी पैसा नहीं कमाते, हलाल का ये पारावर पैसा कमाते हैं, वो कमा के आपके मुल्क में भेजते हैं जनाब कि यहाँ कैंसर हॉस्पिटल के कुछ लोगों का इलाज हो जाए, जनाब कुछ लोगों की मदद हो जाए। आपने उनको क्रिमिनल के तौर पर पोर्ट्रे कर दिया है कि जनाब आप इतने क्रिमिनल हैं, यहूदी आपको फंडिंग कर रहे हैं, आपको हिंदुस्तानी फंडिंग कर रहे हैं, जो खुद मतलब है उसको जनरल को बुला सकते हैं, जो मरी में बैठ के जिनके साथ हो सकती हैं, उनको इस पर इतराज़ है कि यहूदी और इंडियन जो है ना वो इमरान खान को वो दे रहे हैं। मुझे अकबर चौधरी साहब के लास्ट एक बात याद आ रही है कि कितनी मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके वो भेजते रहे हैं। उन्होंने कहा जब 9/11 हुआ कोई पाकिस्तानी जो है ना कोई मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम लग रहे थे, कोई पाकिस्तानी एक टक्का देने को तैयार नहीं था इमरान खान के हॉस्पिटल के लिए या पाकिस्तान के लिए। इन्होंने क्या किया, इनकी दुआ सलाम थी, उनके साथ सेनेटर उस वक्त जॉन कैरी वगैरह थे उस वक्त थे, ये उनके पास गए, इन्होंने हिलरी क्लिंटन वगैरह उनसे डोनेशन लिए, उनसे चेक कटवाए ये कैंसर हॉस्पिटल के नाम पे, और वो लेके उन्होंने यहां भी भेजे और पाकिस्तानियों को फोटो कॉपीज दिखाई कि कोई क़यामत नहीं आने वाली, आप पैसे भेजो। ये देखो जो अमेरिकन सेनेटर जो मैं उनसे भी लेके अगर उनसे भी चंदा लेके दे रहा हूं। सो पाकिस्तानियों को लेबल मत करें कि ये यहूदी एजेंट हैं, ये फलाने एजेंट हैं, क्योंकि आपकी वहां पे आपकी सपोर्ट नहीं है, आपको वहां पे कोई अब आप पे तनकीद ज्यादा होती है। आपने जो उसका हल ये निकाला है कि पाकिस्तानी भेज रहे हैं, उन पे क्वेश्चन करो, उन पे क्रॉस चीजें करो। आप यहाँ पे अपनी गेम जो हमारी डल्टी गेम है ना, इसको यहीं लड़ें, अपने तरीके से जरूर लड़ें, लेकिन इसको ओवरसीज पाकिस्तानी को बदनाम ना करें, जिनके दिल में इस मुल्क के लिए बेपनाह दुख भी देखा है, दर्द भी देखा है, जैसे मैंने अकबर चौधरी का कहा। ब्रेक पे फौरी तौर पे जाना होगा। बिल्कुल, अभी एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे। जब ब्रेक से वापस आएंगे लाहौर शहर की बात करेंगे कि सड़कें और पुल तामीर किए जा रहे हैं, लेकिन शहर का हुलिया बिगाड़ के रख दिया गया। हालिया विजिट किया है क्लास साहब आमिर साहब ने, इनसे पूछेंगे कि लाहौर शहर इन्हें कैसा लगा। बैठेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद करेंगे, लाहौर शहर से मुताल्लिक बात करेंगे। आमिर साहब, वैसे तो मैं और क्या सब हम सब ये जानते हैं आप लाहौर बहुत कम जाते हैं, बड़ा लेट आप विज़िट करते हैं, भी हालिया जो आपने विज़िट किया लाहौर को कैसा पाया आप? मैं इसलिए कम जाता हूँ कि मुझे वाकई मैं एक ट्रामा हो जाता है, तकलीफ़ में चला जाता हूँ, क्योंकि मैंने अपने बचपन में बहुत अच्छा लाहौर देखा हुआ है। तो जब मैं अब वहाँ की ट्रैफिक और ये गन देखता हूँ ना, तो मुझे बहुत सख्त तकलीफ़ होती है। गन के सवाल से गन मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। इस दफ़ा मैं और क्लासर साहब जो हैं हमने शहर का राउंड लिया और फिर रात को हम लेट लक्ष्मी चौक भी गए, जहाँ चिकन कढ़ाई होती थी ना, वहाँ मिट्टी कढ़ाई एक होती है, वो भी खाई। अच्छा। तो वो वहाँ पे वो सारा जो ये बना रहे हैं ऑरेंज ट्रेन, अब वो पिछले 3-4 साल से सारा जो उसका रूट है, पूरी मुल्तान रोड जहाँ जहाँ से उसने गुजरना है, वो सारा एरिया बंद है और लोगों को इतनी तकलीफ़ है, इतनी मट्टी है, इतनी ट्रैफिक है कि लोग बर्दाश्त किए जा रहे हैं। अब उसका केस ज़ाहिर है अदालतों में चल रहा है, तो वहाँ पे जो बहस हो रही है वो हो रही है कि जनाब तारीख़ी जो हमारा वहाँ पे मकामात हैं वो उनको नुकसान तो नहीं पहुँच रहा, इसकी इकॉनमी के मतलब बाकी सारी चीज़ें वो तो लोग बड़ा अच्छा काम करके एक्सप्लेन कर रहे हैं। पर उसके अंदर एक चीज़ जो मिसिंग मुझे नज़र आई सारे उसमें ये विज़िट करके कि लक्ष्मी चौक की जो बिल्डिंग है जिसकी वजह से वो लक्ष्मी चौक कहलाता है, कि उसके आगे वो खंडरात और मिट्टी देख के कि एस्थेटिक्स मिसिंग है,
कि जनाब इस सारी उसको तो छोड़ दें कि इससे लाहौर का जो एक खूबसूरती थी, एक कल्चर था जो है वो जो उसको नुकसान हो रहा है कि, और ये दुनिया भर में बड़े शहरों में ये कंसिड्रेशन सबसे बड़ी होती है। कराची में 60-70s में उन्होंने सर्कुलर रोड बनाने की कोशिश की, तो उन्होंने मेन शाहराहों से उन्होंने कहा जनाब इसकी सारी ब्यूटी ख़राब हो जाएगी, आप ये जो बीच में से आप ये जो पुल बना देते हैं सारे, ये इस तरह नहीं आप बनाने देंगे हम कराची। उन्होंने कहा पेरिस का, ये मैं 2-4 साल पहले गया हुआ था, उन्होंने 25 साल बाद प्लान जो पेरिस को तब्दील करना है या 50 साल बाद, उन्होंने पूरी दुनिया में मुकाबले में कहा कि हमें उसका प्लान बना के देखें, मगर ख्याल रखें कि इसका जो कल्चर है कि पूरे ख़ास एरियाज़ में ऊंची बिल्डिंगें नहीं हैं, नेपोलियन के ज़माने का बना वो आर्किटेक्चर है और ख़ास आर्किटेक्चर है जिसकी वजह से पेरिस कहलाता है, वो सफ़र नहीं करना चाहिए। तो ये कंसिड्रेशन नहीं है जिसे वो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ होता है होलिस्टिक, जिसमें आप तमाम लोगों के मसाइल भी देखते हैं, एनवायरनमेंट भी देखते हैं, एस्थेटिक्स भी देखते हैं, तारीख़ी विरसा भी देखते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना ये देख के ये प्लान किया जाता है। और ये शहबाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज शरीफ, इस फैमिली ने, इनकी एक आज भी मेंटालिटी जो है ना वो सीमेंट और सरिये वाली है, ये चीज़ें नहीं देखते। आपका मतलब प्लानिंग नहीं है? और मुझे इसलिए ज़्यादा तकलीफ है कि मेरा बचपन वहाँ पे गुजरा हुआ है और मुझे याद है कि ये शहर बहुत अच्छा था। और क्योंकि पिछले अब 40 साल से ये सियासत में है, 81 से ले लिया जाए 37 साल कह लें, और उसमें से 25 साल लाहौर और पंजाब में इन्होंने हुक्मरानी की हुई है। उस 25 साल में ये हुआ है कि मेरे बचपन में पानी जो है ना मुफ्त मिलता था, अब वो मुझे 20 रुपए का ख़रीद के पीना पड़ता पर लीटर। उस मेरे सामने ये सड़कें तबाह हुई, मेरे सामने ये ट्रांसपोर्टेशन जो है, ये जो है जो GTS की बसें चलती थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी, पहले इनका तरीकाकार है तबाह करते हैं, फिर ये बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं कि जी नया बना रहे हैं, उससे भी मसला नहीं हल होता। मेट्रो से लाहौर की ट्रैफिक का मसला हल नहीं हुआ, ऑरेंज ट्रेन से भी मसला हल नहीं होगा, क्योंकि आप एक बिट्स एंड पीसेस में शहर की अर्बन प्लानिंग नहीं कर सकते। आपको होलिस्टिकली सारी चीज़ों को देख के प्लानिंग करनी पड़ती है। इसमें टैक्स पेयर्स का पैसा भी चल रहा है और शायद आखिरी वक्त में एक छोटा सा ऑरेंज ट्रेन का बना देंगे, लाहौरिये उसमें बैठेंगे और वो बड़े खुश होंगे और शायद वोट भी दे दें। मगर उसी चक्कर में पिछले 25-30 साल में लाहौर शहर तबाह बर्बाद हो गया। और यही स्टोरी ये इकरार साहब बताएंगे पंजाब के बाकी शहरों की भी है। चंद लोग हैं जो खुश होंगे इस बेहंगम तरक्की से। आप भी समझते हैं इकरार साहब के लाहौर में बसने वाले इस बेहंगम तरक्की की कीमत भी चुका रहे हैं या खुश हैं? लोगों को मेरा ख्याल है, हमारे यहाँ जो बात आमिर ने की है ना, हम लोग इसलिए भी अजियत का शिकार हुए हैं लक्ष्मी चौक जाके या लक्ष्मी बिल्डिंग देख के। एक तारीख थी, कितनी मजेस्टिक बिल्डिंग है जो भी हमने फ़ोटो दिखाए हैं, कितनी इसकी शान थी। और ये चौक था जहाँ पे फिल्मी में आपके सारे आपके वो थे, रॉयल पार्क था, सारे डिस्ट्रीब्यूटर, फिल्मों का सेंटर, कल्चरल सेंटर, एक्टर्स आ रहे हैं वहाँ पे, बड़े बड़े बोर्ड लग रहे हैं, पूरा शहर कल्चरल एक्टिविटीज़ का सबसे बड़ा, खाने पीने का सर, कल्चर का, फिल्मों के वहाँ स्टूडियोज़, ये सारे आपके लक्ष्मी चौक में। और लक्ष्मी खूबसूरत बिल्डिंग उसकी देखने वाली है। उस रात जो हालत हमने देखी, अभी तस्वीरें में कोई अगर कोई हमारे प्रोड्यूसर साहब जल्दी से, मैंने कुछ जो मैंने खुद ली थी अगर अपलोड करके व्यूअर्स को दिखाएं, इतनी बुरी हालात वहाँ पे लक्ष्मी बिल्डिंग। तो वो एक तरह की उसका जो हशर कर दिया उन्होंने, ऊपर से एक वो गुजार रहे हैं, एक तो उन्होंने, अब ये हालत देखें, पहली तस्वीर भी आपने देखी थी, जरा ये हालत देखें, ये इसके ऊपर से गुजरी है जी, लक्ष्मी के ऊपर से गुजरे, पूरे का पूरा आसमान गायब हो गया है। इनको दाद दें कि इन्होंने हर शहर में आसमान गायब कर दिया है, आसमान गायब हो गए। आपके पिंडी में भी आसमान गायब हो गया सर। सीधा रोड था, मरी रोड कितना खूबसूरत था, मरी रोड पे भी सीधे आप उस पर मेट्रो चला सकते हैं। इन्होंने कहा सरिया सीमेंट नहीं लगेगा जब तक हम कोई सड़क नहीं बनाएंगे। मुल्तान में भी आसमान गायब कर दिया सर, यहाँ भी आसमान गायब हो गया है। आपके इस्लामाबाद में भी हमने हालत देख लिया। ये पता नहीं, मुझे नहीं पता इस्लाम आसमान के इतने क्यों दुश्मन बन गए, हर जगह फ्लाई ओवर खड़ा कर दो। जो अजियत होती है कि यूरोप जो अजियत को चुपता है कि जब हम बाहर जाते हैं, इतनी हजारों साल पुरानी बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं। आप ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट जाएं, उन्होंने आप कैसे 100-2 साल पहले लोग जो वहां पे मरे थे, आज वो वापस आए तो उन्हें ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आएगा। उन्होंने पॉलिश किया है, उसको प्रिजर्व किया है। मुझे दुख ये होता है कि इनमें जो हमारे पंजाब के रूलिंग एलीट है, एस्थेटिक सेंस ही नहीं रही कि यार लोगों को ये कल्चरल, ये बिल्डिंग्स, ये कदीम चीज़ें इनको चाहिए होती हैं। ये आपका माजी है, आपका पास्ट है, कायम रहनी चाहिए, ये रहनी चाहिए नई नस्लों तक। आप उसको विरसे को ट्रांसफ़र करें। आप क्या कर रहे हैं, हर चीज़ को गिरे जा रहे हैं। और मुझे दुख ही एक और चीज़ का है
कि ये लोग लंदन में रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब सबसे ज़्यादा लंदन पे न पाए जाते थे, हर वक्त बसों पे और मेट्रो पे, कई दफ़ा इनको मैंने खुद देखा ट्रैवल करते हुए। और भाई आपको तो सेंस होनी चाहिए, मियाँ साहब के तो चलो और मसाइल है ना, वो तो एस्थेटिक हो ना हो, इन चक्रों में पड़ते नहीं है, वो उनके और इशूज हैं। पहले देखते हैं, पूछते बाद में हैं, खुद ही कर लेते हैं। शहर के स्टेक होल्डर्स को अब अदालतों के अंदर बुलाया जा रहा है, पहले कोई नहीं पूछता। प्लान बनाने से पहले शहर का कैरेक्टर बदल रहे हैं, शहर के बाकी स्टेक होल्डर्स से भी पूछ लेंगे जनाब इस शहर को कैसे तब्दील करना चाहिए। कोई मतलब है जो बात आमिर का, कोई एनवायरमेंटल या प्रोटेक्शन एजेंसीज होती थी, इन्होंने 18वीं तरमीम के, अब ये आपका लक्ष्मी चौक जरा आप मुलायजा फरमाएं, गंद है वहां पे, मतलब लगता है आपको किसी। अच्छा, एक और आमिर मतीन साहब को याद होगा, ये तो हम लक्ष्मी चौक को रो रहे हैं, उस दिन फरमा रहे थे चीफ जस्टिस हमारे साकिब निसार साहब अपने स्कूल के दिनों को याद कर रहे थे इमरान खान के साथ, उसी गली में कैथेड्रल के आगे से गुजरे, उनका जो स्कूल था कि यहाँ से वो बता रहे थे इमरान खान को तो आप शॉट मारते थे, जितना वहां पे गंदा, वो हाल रोड, वो माल रोड, एक दिन जो कराची को ये टांट करते ना, कराची गंदा शहर है, चीफ जस्टिस साहब एक दिन काम करें अपने पुराने उसी स्कूल में ये तशरीफ ले जाएं, उसी गली में, उसी स्कूल का इतना गंद उस गली के आगे, स्कूल के आगे, ये लोगों ने जो मशहूर कर दिया कराची सिर्फ गंदा है। और भाई आपका लाहौर महासिवा 5-6 बड़ी सड़कें छोड़ के इलाके के तो डिफेंस के और 2-4 सड़कें ठीक कर दी हैं, बाकी पुराना शहर पुल तामीर करके शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। इसलिए चीफ जस्टिस साहब एक थोड़ी सी जहमत फरमाएं, साकिब निसार साहब ये जरा तशरीफ ले जाएं एक दिन अपने जाके हाल देखें। और दूसरा ये कि सीमेंट और सरिये के कारोबार को फरोग देके सड़कें और पुल तामीर कर देना कोई तरक्की नहीं होती। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।